Welcome back to the channel. Today in this video we are doing the second method of measuring price elasticity of demand, that is percentage change method. So let's get started today's topic with the meaning of percentage change method. Let's start today's topic, percentage change method. Percentage change method is the most commonly used method of measuring price elasticity of demand. प्राइस elasticity ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए ये बहुत ही कॉमन मेथड है जो यूज़ किया जाता है. elasticity of demand is measured as the ratio between percentage change in quantity demanded and percentage change in price of commodity. Means कि कितने परसेंटेज जो चेंज है प्राइस के में आया है, उस प्राइस के चेंजेस की वजह से कितने परसेंटेज चेंज जो है क्वांटिटी डिमांडेड में आ रहा है, राइट. तो इलास्टिसिटी डिमांड इज़ द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. यही इसका फॉर्मूला है और यही इसका मीनिंग है. ठीक है, अब इसको हम डिटेल में करते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, कि क्वांटिटी में कितने परसेंट जो चेंज हुआ है. चेंज का मीनिंग क्या है कि क्वांटिटी पहले कितनी थी और प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया है. पहले क्वांटिटी कितनी थी और अब क्वांटिटी कितनी है. सपोज कि अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी है 100 थी, ठीक है, अब वो कि प्राइस की वजह से अगर प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो 120 हो गई है. ठीक है, तो अब इसमें कितना का चेंज आया है, 20 का चेंज है. लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है कि कितने परसेंटेज चेंज आया है. ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम एक यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं. वो क्या है, Q1 माइनस Q, राइट, डिवाइडेड बाय Q इंटू 100. क्वांटिटी होती है वो बेस लिया जाता है जो प्रीवियस ईयर का होता है. Q क्या है, Q इज़ द इनिशियल डिमांड, कि पहले डिमांड कितनी थी. एंड Q1 क्या है, Q1 इज न्यू डिमांड, कि परसेंटेज डिमांड कितनी है ड्यू टू द चेंज इन प्राइस. जो न्यू डिमांड है वो क्या है, Q1 है. वो क्यों आई है, ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस. तो उसको हम Q1 माइनस Q अपॉन Q मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारा जो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैलकुलेट हो जाएगा. इसी तरह से हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ठीक है, P1 माइनस P अपॉन P मल्टीप्लाई 100. P इज़ अ इनिशियल प्राइस, P1 इज़ द न्यू प्राइस. पहले प्राइस कितना था, अब प्राइस कितना हो गया है. ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूलाज को हम यूज़ करके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करते हैं. अब आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. राइट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड मल्टीप्लाई 100 अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाएगा. जब 100 से 100 कट हो जाएगा तो हमारे पास नया जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, माइनस Q1 माइनस Q अपॉन Q अपॉन P1 माइनस P अपॉन P. ठीक है, इसको जब हम रिवर्स करेंगे तो इसकी जगह पे हम Q1 माइनस Q के जो है उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, डेल्टा Q अपॉन Q. ठीक है, और यहाँ पे P1 माइनस P है तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं डेल्टा P. ठीक है, तो नया हमारे पास नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P अपॉन P. राइट, तो अब जब हम इसको रिवर्स करते हैं, ठीक है, जब इसको हम मैथमेटिकली इसको रिवर्स करके कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Q अपॉन Q डिवाइडेड बाय Q डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा P अपॉन P. ठीक है, तो इसको अब जब हम रिवर्स करेंगे, ठीक है, फिर से रिवर्स करेंगे तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाई P अपॉन डेल्टा P. इस तरह से हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के लिए ये जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हो जाता है, वो बन जाता है. ठीक, अब यहाँ पे है कि एक माइनस का साइन भी है. ठीक है, बट ज़्यादातर जो माइनस का साइन होता है उसका कोई ज़्यादा काम नहीं होता है. बट इट रिप्रेजेंट, जो माइनस साइन है, इट रिप्रेजेंट
इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ये बस जो है हमें बताता है कि देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये सिर्फ हमें इन्वर्स रिलेशनशिप बताता है प्राइस और डिमांड के बीच में, तो इसलिए इस फॉर्मूला में माइनस जो साइन है वो लगाया जाता है। नाउ वी हैव टू क्रिटिकल क्वेश्चन हेयर to measure the elasticity of demand. First one is, why should change in quantity and price be considered as percentage change rather than absolute change? And second is, why should minus sign be prefixed in the equation of formula estimating elasticity of demand? Let's start with the first question. Why should change in quantity and price be considered as percentage change? कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस को परसेंटेज चेंज क्यों माना जाता है? अगर परसेंटेज के जो चेंज को हम कंसीडर नहीं करते हैं तो दो गुड्स की इलास्टिसिटी को कंपेयर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे परसेंटेज चेंज मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल। सपोज वी हैव टू गुड्स, चेयर एंड टेबल्स, to compare the elasticities. When price of a chair increases from 10 to 20, ठीक है, अगर प्राइस जो चेयर का है इंक्रीज हो जाता है 10 से 20 एंड डिमांड डिक्रीजेस फ्रॉम 50 to 25 चेयर्स, तो ठीक है, तो क्या है, जो डिमांड है वो 50 से डिक्रीज होकर 25 हो जाती है, राइट? कि अगर एक चेयर की जो कॉस्ट है वो 10 से इंक्रीज होकर 20 हो जाती है और अगर इसकी प्राइस चेंज हो रहा है तो इट मीन्स उसका डिमांड पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो डिमांड क्या है वो डिक्रीज हो रही है, वो 50 से 20 हो रही है। और सेकंड, सपोज प्राइस ऑफ टेबल डिक्रीजेस फ्रॉम ₹20 to ₹10, ठीक है, अगर टेबल का जो प्राइस है वो 20 से 10 हो जाता है एंड डिमांड इंक्रीजेज फ्रॉम 25 to 50 टेबल्स, तो उस टेबल्स की जो डिमांड है वो क्या है, वो इंक्रीज हो रही है, वो क्या इंक्रीज कितनी हो रही है, 25 से 50 टेबल्स, राइट? तो इन केस एब्सोल्यूट चेंज इज कंसीडर, यहाँ पे क्या है कि एब्सोल्यूट चेंज जो हो रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो चेयर है, ठीक है, इन केस ऑफ चेयर्स जो प्राइस है वो डबल हो रही है, ठीक है, डिमांड इज डबल्ड व्हेन प्राइस इज रिड्यूस टू हाफ। दिस कंपैरिजन ऑफ इलास्टिसिटी मेक्स लिटिल और नो सेंस, कि यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो बहुत कम है या नहीं हो रही है, तो इसमें क्या है, वो सिर्फ एब्सोल्यूट चेंज के बारे में हमें बता रहा है। अब हमने तो यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। इफ़ परसेंटेज चेंज इज कंसीडर, अगर यहाँ पे हम परसेंटेज चेंज को कंसीडर करके चलते हैं तो हम देखते हैं, हम बता सकते हैं कि जो रिजल्ट है that 1% change in price leads to 0.5% change in demand for the chair, कि 1% अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उसके जो डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहा है वो बिल्कुल हाफ हो रहा है। अब यहाँ पे आपके एक टेबल बताया गया है, एक फॉर्मूला दिया है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस कहते हैं कि 50%, अगर प्राइस में देखो क्वांटिटी डिमांडेड में वो 25 से 50 बढ़ रही है, पहले 25 थी, उससे इंक्रीज हो गई है 50 हो गई है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 100% जो है क्वांटिटी डिमांडेड चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे जो है 0.5, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, सपोज यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड है हमारे पास, क्यू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 25, 50 से 25 माइनस में चली गई थी, राइट? और हमारे पास बेस ईयर कितना है, क्वांटिटी पहले कितनी थी, 50 थी, ठीक है, 15 to 100 करेंगे तो हमारे 50% है, मीन 50% जो है चेयर्स में चेंजेस आए हैं और टेबल में वही सेम एज अ 25 और 25 के साथ करेंगे तो 100% चेंज, जो क्वांटिटी डिवाइडेड में 100% का चेंज आया, राइट? तो प्राइसेस में अगर चेंजेस देखा जाए तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 है। तो पहले प्राइस कितना था, 10 था, ठीक है, 10 से 20 हो गया, ठीक है, तो बेस कितना था, पहले कितना था हमारा 10 था, तो 100% चेंज जो है हमारे चेयर में आया था, उसकी वजह से हाफ जो है डिमांड जो है वो हाफ का डिक्रीज हो गई थी, ठीक है। तो इसी तरह से टेबल में 50% जो अगर प्राइस में चेंज आया तो 100% जो चेंज किस में आ गया, टेबल में आ गया। तो यहाँ पे अगर हम फार्मूला में अप्लाई करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। चेयर एंड टेबल का अलग अलग से करेंगे तो 0.5 जो है
वो किस में चेंज आया है, 0.5 जो है चेयर की डिमांड में चेंज आया है, और जो 2% चेंज है वो डिमांड किसकी डिमांड में चेंज आया है, वो टेबल की डिमांड में। तो हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि 1% चेंज प्राइस लीड्स टू 0.5 चेंज इन डिमांड फॉर चेयर एंड 2% चेंज इन डिमांड फॉर टेबल, राइट। तो ये थे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि वाई शुड चेंज इन क्वांटिटी एंड प्राइस बी कंसीडर्ड एज परसेंटेज चेंज, कि अगर परसेंटेज को कंसीडर हम नहीं करते हैं, दो गुड्स के बीच की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको कंपेयर नहीं कर सकती, ठीक है। अब यहाँ पे चेयर एंड टेबल को कंपेयर करना था, तो इसलिए हमें यहाँ पे परसेंटेज मेथड जो है अप्लाई करना पड़ा है, हमें यहाँ पे परसेंटेज चेंज जो है उसको कंसीडर करना पड़ा है। Now we have the second question, why should minus sign be prefixed in the equation estimating elasticity of demand? जो माइनस का साइन है वो क्यों लगाया जाता है जब हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एस्टिमेट या मेज़र करना होता है। ऑलरेडी पहले भी बताया कि जो माइनस साइन होता है वो ज़्यादातर कंसीडर कहीं भी नहीं करता, बट इट रिप्रेजेंट द ओनली नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये हमेशा एक दूसरे के ओपोजिट चलता है, वन चेंज विल बी पॉजिटिव एंड अदर विल बी नेगेटिव एंड हेंस द साइन ऑफ द मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी नेगेटिव। जब एक चीज़ जो होती है नेगेटिव होती है तो दूसरी चीज़ जो है हमारे लिए पॉजिटिव हो जाती है। तो ये जो साइन है वो हमें क्या बताता है कि देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। तो यही हमारे जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो साइन है वो भी हमें बताता है कि ये नेगेटिव होगा। सपोज इफ़ प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिड्यूसेस फ्रॉम 10 to 5, तो उसकी जो डिमांड है वो 50 से 100 हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक। तो यहाँ पे कौन सी इलास्टिसिटी होगी, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। मीन्स क्या है कि ये एक नेगेटिव रिलेशनशिप है, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड हमारी डिक्रीज होगी, राइट। अगर प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड जो है हमारी इंक्रीज होगी, राइट। ये हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कंसीडर करता है। टू अवॉइड दिस कन्फ्यूजन, ठीक है, वी प्रीफिक्स द माइनस साइन टू द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कोई भी हमें कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए जो माइनस का साइन है वो लगाया जाता है। इन दिस वे द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज ऑलवेज फाउंड विद पॉजिटिव। जब हम कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करते हैं तो जो माइनस का जो साइन होता है वो क्या है, वो पॉजिटिव में हो जाता है, ठीक है। तो जब हम कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करते हैं तो वो उसका रिलेशनशिप किस में आ जाता है, वो नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव साइन शो कर देता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व है वो किस तरह से, ठीक है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व। सबसे पहले हमारे पास पता है मीनिंग। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व शोज टोटल चेंज और एब्सोल्यूट चेंज। जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है वो सिर्फ हमें क्या बताता है, टोटल चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इन रिलेशन टू द एब्सोल्यूट चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि कितने प्राइस ऑफ कमोडिटी में चेंज आने से कितना क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया है, राइट। तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमें क्या बताती है, वो हमें परसेंटेज में बताती है कि कितने परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आया है ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन द ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, राइट। कि प्राइस कितने परसेंटेज प्राइस में चेंज आया है, उस प्राइस के चेंजेस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितने परसेंटेज चेंज आए, ठीक है। तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारा फॉर्मूला। तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का क्या फॉर्मूला, जब हम स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। इट्स अ सिंपल फॉर्मूला। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है, माइनस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू, राइट। देन नेचर क्या है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो है वो क्या होती है, वो हमेशा जो उसका स्लोप होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है। इट इज़ कंस्टेंट एट ऑल इट्स पॉइंट। जो हर एक पॉइंट के ऊपर जितनी भी जो उसके फैक्टर्स होते हैं डिमांड कर्व, ठीक है, डिमांड कर्व के जो सारे फैक्टर्स के ऊपर सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज डिफरेंट एट इट्स डिफरेंट पॉइंट। वो हर अपने पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट कर्व होते हैं।